दिनेश वोरा जी, आप तो पूरी ज़िंदगी रेवेन्यू के इस तरह के केस देखते रहे हैं। आपको पता है कि कौन किसको बचा रहा है, लेकिन इस खेल में क्या बच पाएँगे? क्या सुप्रीम कोर्ट कहेगा नहीं, ये नाम तत्काल 15 दिन के अंदर सामने रखिए और अगर आ गए तो फिर क्या रिएक्शन होगा? जी, आप सबको मेरा नमस्कार और धन्यवाद आपने आमंत्रित किया। इतिहास में कभी-कभी ऐसे लम्हे आते हैं, जहाँ एक देश को निर्णय लेना होता है और देश के कर्णधारों को निर्णय लेना होता है कि देश कहाँ जाएगा। देश प्रकाश में जाएगा या अंधकार में लिप्त हो जाएगा। देश किसी शुचिता से चलेगा या देश माफिया तंत्र की तरह चलेगा, ये फैसला भी अब होने जा रहा है। कहते हैं लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। अब ये फैसला चंद्रचूड़ साहब करेंगे कि भारत कैसा होगा। कभी-कभी एक व्यक्ति इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके हाथ में सारी कमान आ जाती है कि वो एक देश का मुस्तकबिल लिखेगा कि देश सही राह पर जाएगा या देश फिर किसी माफिया तंत्र की तरह आगे जाएगा। सवाल 22,217 एंट्री या 44,434 मैचिंग एंट्री का नहीं है। सवाल ये है कि ये जो 16,000 के करोड़ के जो करीब पैसा आया, दिया किसने है ये? कौन है ये? क्या ये शेल कंपनियाँ हैं? क्या ये अंडरवर्ल्ड का पैसा है? क्या ये माफिया तंत्र का पैसा है? क्या ये साइप्रस और दुबई से आया है? क्या ये मॉरिशस या हांगकांग से आया है? और ये पैसा आया है, तो क्यों ऐसा एक नया नॉर्म बनाया गया, जहाँ पर कहा जाए कि जो पैसा दे रहा है, उसका केवाईसी नहीं होगा? कमाल की बात है। मेरे मैं एक अकाउंट खुलवाने जाता हूँ, तो मेरा 4 बार केवाईसी होता है। फिर साल में 2 साल में फिर बुलाया जाता है, आपका फिर केवाईसी होता है। कहते हैं 2 साल में 1 बार आपका केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है। हमें पता लगे आप जेन्युइन हैं कि आपके अकाउंट के अंदर ₹100 कहाँ से आ गए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि ₹100 दिए किसने? यानी कि देने वाला और लेने वाला दोनों ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। लेकिन ये कौन से मेरे 2 अनमोल रतन हैं जो इतना पैसा दे रहे हैं? वो पिक्चर भी आई थी, एक गाना भी आया था मेरे 2 अनमोल रतन। यहाँ तो मेरे 100 अनमोल रतन हैं साहब, वो कौन-कौन है? ये कौन से अंडरवर्ल्ड के लोग हैं? कौन से माफिया तंत्र के लोग हैं? या कौन से उद्योगपति हैं जो इतना पैसा दे रहे हैं? कमाल की बात है। केवाईसी कोर बैंकिंग सिस्टम के अंदर दर्ज नहीं किया जाता। उसके लिए जो आईटी का अलग तंत्र होता है, सुनने में आया है कि बनाया तो गया है, उसके अंदर डिटेल्स हैं, लेकिन ये निकालना नहीं चाहते। दरअसल एसबीआई के चीफ किसके दबाव में थे? वो भी तो एक रीढ़ की हड्डी का तंत्र है। एसबीआई के चीफ में इतनी रीढ़ की हड्डी नहीं है कि खड़ा होकर कह सके कि मैं इतने दिनों में 22,217 मैचिंग नहीं कर सकता। उनके पास हजारों लाखों एम्प्लॉई हैं और वे काम नहीं कर सकते। इससे बड़ी लज्जा की बात क्या हो सकती है? किस शहर से पैसा आता है? कहां से पैसा आता है? यही तो जानना था बस। हमें और क्या जानना था? हमें तो एक स्वच्छता चाहिए ना उसके अंदर। हमें वो पता लगना चाहिए कि क्या ये वास्तव में जेन्युइन पैसा है या चोरी, डकैती, माफिया, अंडरवर्ल्ड का पैसा है? कमाल की बात है। हिंडनबर्ग के अंदर यही मसला था। अल्टीमेट बेनिफिशियरी कौन है इसके अंदर? अगर आप पैसे दे रहे हैं, तो भाई आपको कोई रिटर्न बेनिफिट भी तो होता है। आजकल तो बच्चों के बर्थडे होते हैं, तो बच्चे जब आते हैं, तो गिफ्ट लेके आते हैं, तो उन्हें एक रिटर्न गिफ्ट भी दिया जाता है उनके बाद। यहाँ कौन सा रिटर्न गिफ्ट दिया गया? अगर किसी ने 1000 करोड़ दिया, 2000 करोड़ दिया, 16,000 करोड़ में, तो उनको क्या बेनिफिट दिया गया? ये कौन बताएगा? यानी कि देश कब बेचा, कितना बेचा, किसको बेचा, ये भी तो पता लगे। एक मुद्दा और बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आजकल इलेक्शंस को फॉरेन से इन्फ्लुएंस किया जाता है साहब और इस बात के इल्जामात हमेशा अमेरिका के इलेक्शंस में और बाकी इलेक्शंस में उठते रहे हैं कि रशिया ने इंटरफेयर किया या चाइना ने इंटरफेयर किया और वहां पे कोटरीज को पैसा दिया, हजारों बिलियन डॉलर या सैकड़ों बिलियन डॉलर दिए, उनको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की। क्या भारत के इलेक्शंस को कोई इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है? क्या भारत के अंदर कोई ऐसा पैसा आ रहा है जिसके चाइनीज लिंक्स हैं या किसी और देश के लिंक्स हैं? जैसे कि अभी पीछे इल्जाम आया था कि अमेरिका ने पूरी कोशिश की है ओपनली कि बांग्लादेश के इलेक्शन को इन्फ्लुएंस किया जाए और ना जाने उसमें कितना पैसा उन्होंने झोंका है, ये सही बात है, प्रूवन फैक्ट है ये। एक बैंकिंग सिस्टम, कोर बैंकिंग सिस्टम जिसमें एक चीज आती है तो साहब वो क्रेडिट हो जाता है, निकलती तो डेबिट हो जाता है। यही तो करना था हमको। हमने तो और कुछ करना ही नहीं था।
1 सेकंड के अंदर सैकड़ों एंट्रीज आपके सामने आ जाती हैं। वो स्टेट बैंक जो एक दिन में करोड़ों एसएमएस भेजता है कि आपके अकाउंट में कमी हो गई है, इसको पूरा कर लीजिए नहीं तो पेनल्टी लग जाएगी। वो जो हर चीज के लिए एक एंट्री होती है ₹50 की, ₹100 की, ₹19 की, वो आपके पास एंट्री आती है, वो आपका मैसेज आता है कि आपके पास पैसे आ गए हैं। और यहाँ पे वो एसबीआई असहाय बनकर खड़ा है किसके कहने पर? वो कौन-सी शख्सियत है? वो कौन-सी शक्ति है? वो कौन-सी आवाज़ है जो आपसे कह रही है कि ये आप मत करो, हमारा राज़ खुल जाएगा? क्या इससे चुनाव पलट सकता है? बिल्कुल पलट सकता है। ये दिन दहाड़े ये हो क्या रहा है अल्टीमेटली? ट्रांसपेरेंसी के ठेकेदार जो सुबह से लेके शाम तक पारदर्शिता का गाना गाते हैं और हर चीज अपारदर्शी करते हैं। उनको चुनाव आयोग के इसमें चुनाव की जो सारी ये इंस्ट्रूमेंट है, जो पैसा आता है बताना नहीं चाहते। पीएम केयर फंड में पैसा आता है वो बताना नहीं चाहते। ये कौन सी पारदर्शिता है साहब? अल्टीमेटली इस डिजिटल वर्ल्ड का ये मजाक है। हमें तो बताया जाता है कि डिजिटल वर्ल्ड के क्या फायदे हैं, लेकिन हमें बताया जा रहा है अब इस टूल के द्वारा कि ये मजाक है। मुझे लगता है कि ये भारत के ऊपर सबसे बड़ा फ्रॉड है पिछले 75 सालों के अंदर। कहीं न कहीं कोई न कोई तो शक्ति है जो रोकने की कोशिश कर रही है। कहीं न कहीं कोई न कोई तो ऐसी शक्ति है जो उसकी पर्दादारी कर रही है, जो उसको ढकने का प्रयास कर रही है, जो अंधकार पैदा कर रही है इस देश के अंदर। मुझे लगता है कि 64 करोड़ का एक बोफोर्स हुआ था तो सरकारें हिल गई थी। फिर 1,76,000 करोड़ का नकली एक 2G आया था तब भी सरकार हिल गई थी। लेकिन यहाँ पे तो सबको पता है कि क्या हो रहा है। अल्टीमेटली पेटीएम को भी तो कोई बचाने की कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश हो रही है। लेकिन ये कनेक्टिविटी कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आता है? एक आपको त्रिकोण बताता हूँ आपको। ये एक ऐसा त्रिकोण है जो दुनिया को पता होना चाहिए। भारत में कई दशक तक गोल्ड की स्मगलिंग रुक गई थी जब गोल्ड ओपन हुआ था, बिल्कुल एक नॉमिनल ड्यूटी के ऊपर। 1.5% 2% की ड्यूटी थी। आज से करीब 4-5 साल पहले की बात है, इस सरकार ने अंडरवर्ल्ड को प्लेटर पे एक गिफ्ट दिया सर, एक त्रिकोण होता है सर। क्या गिफ्ट दिया कि गोल्ड पे ड्यूटी 18.5%। जैसे ही अंडरवर्ल्ड को पता लगता है कि गोल्ड पे ड्यूटी 18.5% है, तो इतना मार्जिन हो गया। इतना मार्जिन होने का मतलब है कि अब स्मगलिंग जो है ल्यूक्रेटिव हो गई है। तो धड़ाधड़ गोल्ड की स्मगलिंग स्टार्ट होती है। ये पहला पॉइंट ट्रिगर होता है बजट के अंदर। यानी कि गोल्ड ट्रिगर हो गया। गोल्ड ट्रिगर होते ही साथ में उसका पेमेंट करना है तो हवाला करेंसी ट्रिगर हो जाता है। ये दूसरा अंडरवर्ल्ड ट्रिगर होता है सर। जैसे ही दूसरा अंडरवर्ल्ड ट्रिगर होता है गोल्ड के साथ, जिसे हवाला करेंसी कहते हैं, डॉलर, तीसरा ट्रिगर हो जाता है, वो है ड्रग्स सर। आप देखिए पिछले 4 सालों में कितना ड्रग्स भारत में आया और कितना पकड़ा गया और कौन से राज्य से आ रहा है। गुजरात कैसे गेटवे ऑफ इंडिया बन गया सर। तो ये जो गोल्ड, हवाला करेंसी और ड्रग्स का जो ट्रायंगल है, ये 4-5 साल पहले जब ऑपरेट होता है या ट्रिगर होता है, ये सर इलेक्टोरल बॉन्ड तभी से आते हैं। और तभी से ये पैसे सारे जमा होने शुरू होते हैं। तो कौन लोग थे सर? क्या इनका नाता उस अंडरवर्ल्ड या माफिया से था जो पैसा वहां पर जमा करा रहे थे? मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बहुत विद्वान व्यक्ति आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन सवाल बड़े हैं, शुचिता, ट्रांसपेरेंसी का दावा करने वाले लोग अगर अपने अंतर्मन में झांके तो क्या उन्हें लगेगा कि वो ठीक कर रहे हैं? और हाँ, ये पैसा कहां से आया, ये चुनाव को पलट सकता है साहब। सत्ता हिल सकती है। चूंकि सत्ता की चूड़ हिल रही है इस समय, इससे पता लगता है कि ये सारा का सारा पैसा कहीं ना कहीं माफिया तंत्र के द्वारा लाया गया है। कौन है वो लोग, पता तो लगे। कौन है वो लोग जो भारत के भविष्य को तय करने जा रहे हैं। लेकिन अल्टीमेट द लिटमस टेस्ट, द क्या कहते हैं ना कि अल्टीमेट टेस्ट ऑफ दिस कंट्री इज इन हैंड्स ऑफ मिस्टर चंद्रचूड़। वो डिसाइड करेंगे देश में लोकतंत्र रहेगा या देश में शुचिता रहेगी या देश अंधकार में जाएगा। स्टैंप लगाने वाले वही एक व्यक्ति हैं। मैं इंतजार करूंगा, आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड। लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। फिर कहूंगा कि चंद्रचूड़ को या तो स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा या फिर आई कीप माय फिंगर्स क्रॉस्ड। संजय जी।